नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज आपको समझना है कि आरक्षण पर बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाने वाली सियासत की हकीकत क्या है। क्या विपक्ष को आज मिला मुद्दा असल में टाई टाई फिस हो जाएगा? आरक्षण राजनीति की वो पतली सी रस्सी है जिस पर चलकर वोट तो भरपूर मिलता है, लेकिन रिजर्वेशन के मुद्दे की इस रस्सी पर बहुत संभल कर चलना होता है। इसी मसले पर आज बीजेपी को बहुत डैमेज कंट्रोल करना पड़ा। अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने आज कहा कि आरक्षण पर बीजेपी की पोल खुल गई। आरोप लगा कि बीजेपी आगे आरक्षण खत्म करना चाहती है। यूपी के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, यूपी और केंद्र के तमाम मंत्री डंके की चोट पर कहने लगे कि आरक्षण से कभी हम पीछे नहीं हटने वाले। खूब सियासत हुई है, इसीलिए जरूरी है कि आप सच जानें। आपके लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना वो राजनीति का खेल होगा। मेरे लिए पिछड़ी जाति में पैदा होना मां भारती की सेवा करने का सौभाग्य है। जिस उत्तर प्रदेश में पिछड़े वोट बैंक का 2/3 हिस्सा बीजेपी पिछले 8 साल से पा रही, वहां आखिर अचानक क्यों आरक्षण से खेल की बात होने लगी? बहुत ही दुर्भाग्य है कि हमारा पिछड़ों का हक छीना जा रहा है। जिस उत्तर प्रदेश में कमंडल और मंडल यानी हिंदुत्व और ओबीसी दोनों का वोट सीधे बीजेपी के अलावा कोई और नहीं पा रहा। जब आप अगड़े पिछड़े की बात कर रही हो, मेरी जाति को लेकर के प्रमाण पत्र बांट रहे हो, जो खेल मैंने कभी खेला नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं, मेरी जाति अति पिछड़ी जाति है। उसी उत्तर प्रदेश में अब अखिलेश यादव और मायावती दोनों बीजेपी की ओबीसी और आरक्षण विरोधी मानसिकता के सामने आने का आरोप क्यों लगाते हैं? दिखाते क्यों हैं कि बीजेपी आरक्षण की विरोधी है? ये केवल पिछड़ों का हक नहीं छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही तो जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को धीरे धीरे छीन लिया जाएगा। अभी कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं और कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण विरोधी काम किए उसने। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है। बीजेपी को तुरंत आरक्षण के मुद्दे पर कटघरे में खड़ा करते विरोधियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के फैसले का आधार मिला है। दरअसल हुआ ये कि निकाय चुनाव में सरकार की तरफ से तय आरक्षित सीटों को अदालत ने रद्द कर दिया और कह दिया कि अब ये तमाम आरक्षित सीटें सामान्य मानी जाएंगी। तो विस्तार से समझ लीजिए आखिर ये पूरा मामला है क्या। 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में निकाय चुनावों यानी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ। यूपी सरकार ने तब 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए रखा। हाई कोर्ट में कई जनहित याचिका में अपील की गई कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से तय ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को अपनाए बगैर ही ये आरक्षण वाला नोटिफिकेशन जारी किया है। हाई कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए 1993 में आयोग बनवाया गया था। उसी के आधार पर 2017 में भी निकाय चुनाव करवाए गए थे। अदालत ने यूपी सरकार की दलील को खारिज कर दिया और 87 पेज के अपने फैसले में 5 दिसंबर के आरक्षण वाले नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि सरकार आयोग बनाकर ट्रिपल टेस्ट करते हुए ओबीसी को आरक्षण दे। मुख्यमंत्री की तरफ से तुरंत ये कहा गया कि आयोग बना रहे हैं और बिना ओबीसी आरक्षण दिए चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन तब तक विपक्ष उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन पर राजनीति का मुद्दा ले उड़ा। आज आरक्षण पे हमला हुआ है। सरकार जानबूझ कर करके पिछड़ों का आरक्षण नहीं देना चाहती थी। यहाँ तो दिखाई दे गया जो आरक्षण मिलना चाहिए था। अगर सरकार सही तरीके से पैरवी करती, सरकार सही तरीके से पक्ष रखती, तो आज पिछड़ों को आरक्षण मिलता। राज्य सरकार का सोचना है कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूर्ण करके हम ओबीसी को आरक्षण देने के बाद
ही हम चुनाव कराएंगे। सिर्फ उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ही नहीं, समझिए पूरी सरकार तुरंत डैमेज कंट्रोल में लग गई, ये बताने में कि आरक्षण से कोई पीछे नहीं हटने वाले। अन्न पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो हम दे करके चुनाव समय से कराना चाहते थे। जो आरक्षण दिया जाना है वह आरक्षण दिए बगैर उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव कराने का कोई विचार नहीं। हमारी न्याय ने जो कहा है उसकी हम समीक्षा करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नीट में MBBS UG में और PG में OBC का आरक्षण किया है। उसी के साथ उन्होंने सैनिक स्कूलों में और जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं उनमें भी आरक्षण करने का काम किया है। जो क्रीमी लेयर है जिसमें आने वाले लोग आरक्षण का लाभ नहीं ले पाते थे, उस क्रीमी लेयर को भी बढ़ाया है। और स्टैंडिंग कमेटी माइनॉरिटी की थी, SC की थी, ST की थी, वुमेन की थी, लेकिन एक जो बड़ा वर्ग समाज में OBC है उसकी स्टैंडिंग कमेटी नहीं थी। और बहुत से मसले स्टैंडिंग कमेटी को रेफर करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने OBC की एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाने का काम किया है। अब सरकार कह रही है कि जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और अब OBC आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे। तो आखिर ये नौबत क्यों आई? आखिर कहां सरकार से चूक हुई और आखिर कौन है जिसकी वजह से सरकार को ये किरकिरी झेलनी पड़ रही है? सरकार बैकफुट पर है। बहुत ध्यान से इस बात को समझने के लिए ये पॉइंट्स देखिए। सुप्रीम कोर्ट पहले ही तय कर चुका है कि निकाय चुनावों में OBC आरक्षण ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के आधार पर तय होगा। ट्रिपल टेस्ट यानी निकाय चुनाव में आरक्षण से पहले एक आयोग बनाइए। आयोग फिर पहले निकायों में पिछड़ों का आकलन करेगा। दूसरे चरण में स्थानीय निकाय की तरफ से OBC की संख्या का परीक्षण होगा। तीसरे चरण में शासन के स्तर पर सत्यापन के बाद OBC आरक्षण तय होगा। इससे पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड ने भी सुप्रीम कोर्ट के तय नियम को छोड़ा तो निकाय चुनाव में हाई कोर्ट से उन सरकारों को झटका लगा था। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से क्यों बिना आयोग बनाए OBC आरक्षण तय कर दिया गया, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। भाजपा सरकार का ये आरक्षण विरोधी चेहरा पहली बार नहीं, अनेक मौकों पर उजागर हुआ है। राजनीति का इतिहास कहता है कि 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव से पहले संघ प्रमुख का आरक्षण को लेकर दिया गया बयान बीजेपी की हार की एक वजह माना गया था। उसके बाद से हमेशा आरक्षण के दूध की एक बार जली बीजेपी हर बार छाछ भी फूक फूक कर पीती रही। फिर भी उत्तर प्रदेश में चूक हो जाना, विपक्ष को बैठे बिठाए मौका दे देना, इसे क्या कहें, सिर्फ संयोग। बीजेपी को पहले सवर्ण और शहरी वोटर ज्यादा मत देते रहे। OBC वोट पर पहले क्षेत्रीय दलों का वर्चस्व रहा। वजह ये कि अलग अलग राज्यों में पिछड़े वर्ग की अलग अलग जातियों से ही कई क्षेत्रीय पार्टियां बनी और नेता तैयार हुए। 2014 के बाद से वोट के इस गणित में बदलाव आया। चुनाव यूपी का हो या केंद्र का, पिछड़ा वोट बहुतायत में बीजेपी के पास एक मुश्त आने लगा। पिछड़े वोट पर बीजेपी विरोधियों की राजनीति टाई फिस हो गई। यूपी में निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर सरकार को झटका लगते ही अखिलेश यादव के 2 ट्वीट देखिए, जिसमें लिखा कि बीजेपी की हार में आरक्षण की जीत है और आरक्षण बचाने के लिए पिछड़े दलित उनकी पार्टी का साथ दे। यानी तुरंत OBC वोट पर सीधी नजर। वजह ये कि अखिलेश यादव भले OBC में सबसे ज्यादा वोट की ताकत रखने वाले यादव समाज से आते हो, लेकिन उनकी पार्टी को उनके अलावा दूसरी पिछड़ी जातियों का बड़ा वोट नहीं मिल पाता। जो वोट का विश्वास पिछड़ों का नरेंद्र मोदी के साथ है। मेरी जाति अति पिछड़ी जाति है और इतनी छोटी है। मुझे याद है, मैं एक अहमदाबाद में हमारे समाज के लोग एक बच्चों के लिए हॉस्टल बनाना चाहते थे, तो पूरा समाज इकट्ठा हुआ था और डोनेशन के लिए कह रहे थे। तो डोनेशन क्या आ रहा था? कोई 1000 रुपया देने के लिए हुआ आगे। ज्यादा से ज्यादा देने वाला कितना था? एक सज्जन निकले, बोले मैं 51,000 रुपया दूंगा। तो मेरे बगल में जिस जगह पे कार्यक्रम था, उस स्कूल के एक सीनियर व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने कहा मेरे समाज की मीटिंग हुई होती तो 10 मिनट में 10 करोड़ रुपया आ जाता।
हम इतने सामान्य समाज से आए हैं। 2019 का चुनाव अगर देखें तो यूपी में बीजेपी को ओबीसी में 80% कोयरी कुर्मी मतदाताओं और 72% अन्य ओबीसी मतदाताओं ने वोट दिया। ओबीसी में ही आने वाले यूपी की 91% जाट वोट भी बीजेपी के खाते में गए थे। तो जान लीजिए बीजेपी के लिए ओबीसी इतना अहम क्यों है। 2014 से लेकर 2022 तक बीजेपी चाहे केंद्र में या फिर उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव जीती है उसमें ओबीसी का सबसे बड़ा रोल रहा है। उत्तर प्रदेश के 53% ओबीसी मतदाताओं ने बीजेपी को सिर माथे बिठाया है। देश में 1990 के मंडल आंदोलन के बाद से पिछड़ों का वोट ही सत्ता का सुप्रीम कौन होगा ये तय करने लगा। तब देश में पिछड़ों के वोट पर बड़ी पकड़ क्षेत्रीय दलों के नेताओं की रहती थी। 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 25%, बीजेपी को 19% ओबीसी वोट मिला। क्षेत्रीय दलों को सबसे ज्यादा 49% ओबीसी कोटे के वोट हासिल हुए। 2009 तक ओबीसी वोट की स्थिति बंटवारे में देश के भीतर ऐसी ही रही, जब कांग्रेस को 24%, बीजेपी को 22% और क्षेत्रीय दलों को 42% पिछड़ा वर्ग वोट देता रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव तक ओबीसी वोट का गणित पूरी तरह पलट गया। कांग्रेस के खाते में ओबीसी वोट 15% रह गया। बीजेपी के खाते में पिछड़े वर्ग के मतदाता रॉकेट की तरह छलांग लगाकर 44% हो गए और समाजवादी पार्टी आरजेडी समेत ओबीसी वोट के मुख्य प्राप्तकर्ता क्षेत्रीय दलों के खाते में सिर्फ 27% वोटर ही आए। यही वजह है कि अभी आरक्षण पर बीजेपी की मंशा को लेकर सवाल उठे तो केंद्रीय मंत्री खुद भी कहने लगे कि पिछड़ों का वोट साथ तो क्यों झटकेंगे आरक्षण पर हाथ। ओबीसी के खिलाफ कैसे हो सकते हैं? अगर 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई है तो उसमें ओबीसी की बड़ी भूमिका है। 2017 में जो 73 एमपी आए हैं तो बिना ओबीसी के नहीं आ सकते हैं समर्थन के, और 2019 में फिर 2022 में पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार रिपीट की है तो वो बिना ओबीसी के नहीं हो सकती है। तो मुंह खाता है तो आंखें झुकती हैं। ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि ओबीसी अगर 50% के आसपास उत्तर भारत के सूबों में है और वो आपको समर्थन ना करे और पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए? तो ऐसा नहीं हो सकता। बीजेपी जानती है कि बिना ओबीसी के हम लोग सरकार में नहीं आए, उनके समर्थन से ही ऐसे पूर्ण बहुमत पिछले 4 चुनाव में आए हैं। इसलिए पिछड़ों के हक और हुकूक के लिए भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है। विपक्ष बहुत कोशिश करेगा बीजेपी को आरक्षण विरोधी के तौर पर दिखाने की, लेकिन शायद दाल ना गले। जितनी तेजी से सरकार आरक्षण के बिना चुनाव में न जाने का ऐलान कर चुकी है, आयोग बनाने की बात कह चुकी है, वहाँ तय है कि चुनाव भले उत्तर प्रदेश में कुछ दिन बाद हो, लेकिन रिजर्वेशन पर अब कोई एडवेंचर नहीं होगा जो बाद में मिस एडवेंचर बन जाए। यूपी में अपराधियों के घर पर बुलडोजर बहुत तेज चलता है। बुलडोजर चलाते चलाते क्या पुलिस वाले यूपी में बंदूक चलाना तो छोड़िए, ये भी भूल गए कि बंदूक में गोली कहां से कैसे डालकर गन लोड की जाती है। यूपी में एक डीआईजी जब थाने में निरीक्षण के लिए पहुंचे तो पता चला पुलिसकर्मी गन में गोली डालना नहीं जानते, बंदूक लोड करना नहीं जानते। जगह है संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। बाईं तरफ खड़े हैं आरके भारद्वाज, डीआईजी। यहाँ थानों का निरीक्षण हो रहा है। पहले पुलिसकर्मी ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल होने वाली गन का प्रयोग करके दिखाया। फिर अगले पुलिसकर्मी की बारी आई, वो आगे आए, पूरे आत्मविश्वास के साथ कंधे पर गन ली और फिर आगे की बातचीत सुनिए। बढ़ा देते गन में नली की तरफ से ही कारतूस डालने की बात करने वाले पुलिसकर्मी का आत्मविश्वास देखकर डीआईजी साहब हंसी अंदर दबा ले गए। पीछे खड़े दूसरे सीनियर ने माथा पीट लिया। बढ़ा देते ये यूपी पुलिस वाले महानुभाव 12 बोर की रिपीटर गन का प्रयोग दिखा रहे हैं, जिसे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फायर करने पर छर्रे निकलते हैं। लेकिन डीआईजी साहब के सामने कारतूस ही गलत जगह से डालकर गन लोड करके दिखाने लगे। डाल दिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? बोल्ट चढ़ाएंगे सर, किस्त लेंगे सर।
सिर्फ लो करो कौन मारा ऐसे मरेगा लेन का तो डाला किसने सर लेन का फायर करने के लिए चोट नहीं फायर करने की चोट में मतलब ऐसा फायर जिससे चोट न लगे। बहुत देर से डीआईजी संयम बरतते हुए हंसी रोके हुए थे। अंत में मुंह से भावनाएं निकल पड़ी कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वैसे होता तो दूसरे पुलिस कर्मियों से भी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में नहीं दिखा, जहां एक गन लोड करके दिखाने में दूसरे पुलिस अधिकारी इशारा करके बताते रहे। तीसरे कहते मिले, अरे घबराओ मत और आगे ले जाओ, फाका मार जाएगा। और चौथे को खुद फिर आगे हाथ में गन लेकर मदद करनी पड़ी। 3-3, 4-4 पुलिसकर्मी एक एक गन लोड करने में ऐसे भुजक्कड़ वाली भूमिका में दिखने लगे जैसे ना जाने गणित का पर्चा बताकर जीव विज्ञान का पेपर दे दिया। तीसरी तस्वीर, ठंडी में पसीना छूटने लगा जैसी हालत दिखी, जहां डीआईजी आर.के. भारद्वाज के निरीक्षण के दौरान पिस्टल लोड करने में दरोगा साहब लोग अल्बलाइटिस का शिकार नजर आए। ये 3 तस्वीर देखकर सवाल उठता है, क्या ट्रेनिंग के नाम पर पुलिस कर्मियों का नील बटे सन्नाटा हाल है, जहां पुलिस वाले को नहीं पता भीड़ को नियंत्रित करने वाली गन की गोली आगे से डाली जाएगी या पीछे से? क्या ऐसे पुलिस वाले जनता को सुरक्षा देकर शहर सुरक्षित रख सकते हैं? जहां अपराधी सामने आ जाए तो पुलिस वाले गन को ऊपर नीचे दाएं बाएं करके अड़ोस पड़ोस से लोड करने की मदद मांगेंगे। क्या वहां जनता महफूज रहेगी? कोतवाली के अंदर में जो भी निरीक्षण के अंदर में खामियां मिली हैं, वो खामियां कहीं ना कहीं ट्रेनिंग या रिहर्सल न होने का ही नतीजा था। और हम लोग ये रिहर्सल और प्रैक्टिस उन परिस्थिति के लिए करते हैं जो भविष्य में कभी भी हो सकती है। हमने ये प्रैक्टिस इस चीज के लिए कराई थी कि अगर विषम परिस्थिति भविष्य में अगर होती है तो हम उसके लिए कितना तैयार हैं। वहां पर कोई कमी अगर आई है, जैसा कि जो आप बता रहे हैं, जो कमी आई है, उसी चीज की कमी को अब हम लोग पूरा करेंगे विद रिहर्सल, विद प्रॉपर ट्रेनिंग, जो कि पहले नहीं हुई थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले निरीक्षण के अंदर में हमें ये कमी नहीं मिलेगी। आगे नहीं होगा तो देखा जाएगा, लेकिन पीछे तो हो चुका है। याद करिए 4 साल पहले की बात, संभल में अपराधियों को घेर चुकी उत्तर प्रदेश पुलिस की बंदूक ने जब धोखा दे दिया तो पुलिसकर्मी ही मुंह से ठाए ठाए करके अपराधियों को डरा रहे थे, अपने साथियों का मनोबल बढ़ा रहे थे। इधर आओ, मारो! अब पता चला है यूपी पुलिस को कभी कभी ठाए ठाए मुंह से क्यों बोलना पड़ता है, क्योंकि जब पुलिसकर्मी गोली नली से ही डालने लगेंगे तो मामला ठाए ठाए हिस्स ही होगा। ये हाल एक थाने का पता चला है, क्या पता ऐसे तमाम थानों में तैनात पुलिसकर्मियों का यही हाल हो। इसीलिए आज की दस्तक यही है कि ट्रेनिंग पर जोर देने के साथ हर थाने में कम से कम पुलिसकर्मियों के शस्त्र चलाने के ज्ञान का परीक्षण तो करा लिया जाए। अगली खबर, कोरोना की अगली लहर के सामने स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों को लेकर आज देश भर में मॉक ड्रिल हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना की हर लहर में जान पर खेलकर कर्तव्य निभाने वाले 32,000 कर्मचारी हड़ताल पर। वजह, नौकरी स्थायी करने का वादा सरकार की तरफ से टाइम टाइम फिस हो जाना। पूरे देश में जब कोरोना के नए वेरिएंट के डर के आगे जनता को सुरक्षित इलाज का भरोसा देने वाली मॉक ड्रिल होती दिखी, तब देखना जरूरी है ये 3 तस्वीरें, जिन स्वास्थ्य कर्मियों के दम पर अब तक कोरोना से बचाव मध्य प्रदेश में जनता का हुआ। अपना हक मांगने पर उन्हीं अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को अपराधी की तरह पुलिस रस्सियों से बांधकर हिरासत में लेती है। वही अब सरकार के हाथों पक्की नौकरी के नाम पर मिले झुनझुने के साथ प्रदर्शन को मजबूर है। इसीलिए इनके हक की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह दस्तक देते हैं। मध्य प्रदेश में लंबे समय से संविदा कर्मचारी जो हैं स्वास्थ्य विभाग के, वो अपनी मांगों को लेकर के बार बार प्रदर्शन करते रहते हैं, लेकिन इस बार वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं।
ये काम बंद हड़ताल नहीं है, लेकिन प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर है। उनकी मांग है कि उन्हें नियमित किया जाएगा। जब वैक्सीन से लेकर इलाज तक के लिए अपनी अपनी पीठ सरकारें खुद हपा चुकी, तब मत भूलिए इन चेहरों को जिन्होंने कोरोना के हर संकट के वक्त स्वास्थ्य सेवा की, लेकिन दावा है कि पिछले 4 साल में सिर्फ पक्की नौकरी के नाम पर सरकार की तरफ से लॉलीपॉप मिला। मजबूरी है कि हमें 24 वर्ष हो गए लोगों को कार्य करते करते, लेकिन आज दिनांक तक हमें नियमितीकरण की हमारी सरकार ने सुध नहीं ली है। 12,000 में हम कैसे घर चलाएंगे? क्या हमें हमारे बच्चे नहीं पढ़ाना है? हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम तो सरकार से भीख तो मांग नहीं रहे हैं। ये गायत्री श्रीवास्तव कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के कार्यक्रम में कर्तव्य निभाने पर सम्मान का प्रमाण पत्र सरकार ने दिया, लेकिन ठेके पर नौकरी कराते हुए सजा भी दी जा रही है। मैंने जिस दिन से ड्यूटी ज्वाइन करी थी, उस दिन से ही मेरा प्रण था कि मैं स्वास्थ्य विभाग में अपनी 100% सेवाएं दूंगी। हमने हमारे बच्चे परिवार को नहीं देखा, उस 80% उस अभियान को पूरा करा। सुप्रीम कोर्ट तक एक मामले की सुनवाई में कह चुका है, अस्थायी नौकरी तो 15-20 दिन की हो सकती है, 1-2 साल के लिए नहीं। यहाँ तो मध्य प्रदेश में 32,000 स्वास्थ्य कर्मी वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी के नाम पर शोषित किए जा रहे हैं। शोषण इसलिए कहेंगे क्योंकि जब काम इनसे सारे स्थायी कर्मचारी वाले कराए जाते हैं, वहाँ वेतन के नाम पर पैसा आधा मिलता है। दावा है अस्पताल में काम करते हुए कोरोना काल में 50 से ज्यादा संविदा कर्मियों ने जान गंवा दी, कोई सरकारी मदद नहीं मिली। इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री की गाड़ी का घेराव किया तो इन्हें ऐसे पकड़ा जैसे अपराधी रस्सियों से बांधकर परेड कराते हुए पुलिस ले गई। हम पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश के इन कर्मचारियों के साथ में हैं। कांग्रेस की सरकार अगर मध्य प्रदेश में आती है तो हम इनकी पूर्ण रूप से मदद करेंगे, इनको रेगुलर करने का काम करेंगे। हमने उन लोगों से कहा है कि आप लोग अपनी जो हड़ताल है उसको वापस लें, उनकी जो मांगे हैं उन पर हम लोग विचार करें। क्या कोरोना से बचाव की मॉक ड्रिल करते देश में स्वास्थ्य कर्मियों को परमानेंट करने की ड्रिल नहीं होनी चाहिए? संभव है कि सरकार मध्य प्रदेश के आगे फैसला भी ले, आखिर चुनाव जो आने वाला है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। दिल्ली की सर्दी ने इस बार पहाड़ों को पीछे छोड़ दिया है। राजधानी दिल्ली में इस समय जो न्यूनतम तापमान है वो देहरादून, नैनीताल और धर्मशाला से कम है, यानी राजधानी दिल्ली इन हिल स्टेशन से ज्यादा ठंडी है। बस यहां पर बर्फबारी नहीं हो रही है। दिल्ली वालों को ठंड के साथ साथ कोहरा भी परेशान कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इन सभी जगहों में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दिल्ली में इस बार इतनी सर्दी क्यों पड़ रही है? थर्ड डिग्री के टॉर्चर के बारे में आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन दिल्ली वाले इसका आजकल सामना कर रहे हैं। राजधानी में पारा रविवार को 3 डिग्री तो सोमवार और मंगलवार को 4 डिग्री तक लुढ़क गया। मानो तापमान बता रहा हो कि इस बार दिल्ली वालों को सर्दी बहुत सताने वाली है। दिल्ली में सर्दी ने देश के कई पहाड़ी इलाकों को भी पीछे छोड़ दिया है। मंगलवार को देश की राजधानी में पारा देहरादून, नैनीताल और धर्मशाला जैसे हिल स्टेशन से भी नीचे चला गया। इतना ही नहीं, हार्ड विंड चिल फैक्टर के कारण भी दिल्ली के लोगों को ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। विंड चिल फैक्टर अधिक होने का मतलब ये है कि हवा के संपर्क में आने पर शरीर का तापमान काफी तेजी से गिरता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर पश्चिम से आने वाली सर्द हवाओं के कारण दिल्ली समेत देश के उत्तरी इलाके में अचानक सर्दी बढ़ गई है। पारा गिरने से दिल्ली एनसीआर वालों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। ठंड के साथ दिल्ली वालों का सामना कोहरे से भी हो रहा है। सोमवार यानी 26 दिसंबर को दिल्ली में सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में गिरावट दर्ज की गई। यही है कि जो करंट स्पेल है वो बहुत सीवियर चल रहा है, इंक्लूडिंग दिल्ली ऑल्सो, और मेनली हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड नॉर्थ राजस्थान, मतलब उत्तर भाग अब जो राजस्थान का है। और सबसे जो कम तापमान का रिकॉर्ड आया है वो कंटिन्यू टू बी चूरू, सीकर, हिसार एंड नॉर्दर्न। दिल्ली के सफदरजंग में मंगलवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
जो सामान्य से कम है। दिलचस्प बात यह है कि इसके मुकाबले मंगलवार को देहरादून का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, नैनीताल का 7.2 डिग्री सेल्सियस और धर्मशाला का 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर पश्चिम से आने वाली सर्द हवाओं के कारण दिन के तापमान में तेजी से गिरावट आई है। इसके साथ ही कोहरे के कारण धूप भी अच्छी तरह से नहीं निकल पा रही, जिससे सर्दी ज्यादा महसूस हो रही है। दिल्ली की तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का डबल अटैक लोग झेल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में पारा माइनस में चला गया है। भारी ठंड के चलते लाहौल स्पीति में नदी और नाले पूरी तरह से जम गए हैं। हिमाचल के किन्नौर, लाहौल सहित चंबा, मंडी, कुल्लू और शिमला की ऊंचाई वाले इलाकों में जल्द बर्फबारी होने की भविष्यवाणी है, जिसके बाद पर्यटकों ने हाल फिलहाल घर लौटने का इरादा छोड़ दिया है। मनाली आने वाले पर्यटकों के लिए रोहतांग जाना, रोहतांग टनल क्रॉस करके लाहौल की तरफ जाना और वहां पर सफेद बर्फ की चादर देखना, जो एहसास है वो स्वर्ग से कम नहीं है। लेकिन इस स्वर्ग तक पहुंचने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये मनाली से लेकर रोहतांग तक जाती है। सामान्य तौर पर इस जर्नी में जो है सिर्फ 45 मिनट यानी पौने घंटे का समय लगता है, लेकिन टूरिस्ट पर्यटक इतनी बड़ी संख्या में मनाली पहुंच गए कि इस पूरी सड़क में ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। घंटों लोगों को सड़क पर ही बिताने पड़ रहे हैं, उसके बाद कहीं बर्फ के दर्शन हो रहे हैं। मनाली में नए साल की छुट्टियां मनाने की होड़ के चलते पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे सोलंग नाला से मनाली तक करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि अगर किसी का होटल पहले से बुक नहीं है तो वो हिमाचल प्रदेश में न आए। हिमाचल की तरह जम्मू कश्मीर में पारा माइनस में चला गया है। पूरे कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीती रात पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई, जिससे और तापमान में गिरावट आई है। श्रीनगर की अगर बात करें तो यहाँ का तापमान रात में -4 डिग्री तक लुढ़का, जबकि दिन का तापमान भी 2 से 5 डिग्री के आसपास ही रहने की आशंका है। फिलहाल आने वाले दिनों में भी कश्मीर में लोगों को ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 30 दिसंबर को कश्मीर में मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहना है कि यहाँ पर और एक ताज़ा बर्फबारी हो सकती है, जिससे और भी ठंड बढ़ेगी। पहाड़ों पर प्रचंड ठंड और बर्फबारी भले ही टूरिस्टों को लुभा रही हो, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए ठंड ने आफत शुरू कर दी है। शिमला से मंजीत सहगल के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। देश दुनिया में भले ही बर्फबारी और तूफान में लोग घरों में दुबक गए हों, परेशान हों, लेकिन हिंदुस्तान की फौज -32 डिग्री के तापमान में भी अपने वतन की रक्षा में तैनात है। जोजिला टनल का काम जोर शोर से चल रहा है, जिसके बनने से चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हमारी तैयारियों को एक नई शक्ति मिलेगी। ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। नाम है सियाचिन ग्लेशियर। ये सियाचिन में दिन की तस्वीरें हैं, जब तापमान -21 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जबकि रात में यहाँ पारा -32 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क जाता है। इसके बावजूद हमारे वीर जवान मौसम से जंग लड़ते हुए सीमा की सुरक्षा में लगे। सियाचिन की तरह कश्मीर घाटी में खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। कश्मीर में पानी तक जमने लगा है, ये देखिए। लेकिन इसके बावजूद चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाले प्रोजेक्ट पर जोर शोर से काम चल रहा है। दुश्मन भी इस प्रोजेक्ट को भारत का मास्टरपीस कहते हैं। नाम है जोजिला टनल। मैं इस वक्त नॉर्थ एंड जो जोजिला टनल का है उस पर खड़ा हूं और इस वक्त शाम के 5 बजे हैं। तारीख है 27 दिसंबर और उसके बावजूद भी इस टनल में काम चल रहा है। पहले तो ये इस इलाका ही दिसंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में बंद हो जाता था, कट जाता था देश और दुनिया के साथ, लेकिन अब की बार बर्फबारी कम हो रही है। ट्रैफिक तो चल रहा है, लेकिन जब भी बर्फबारी होगी ये रोड कई महीनों के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन ये टनल बन जाने के बाद कहीं ना कहीं पूरे लद्दाख क्षेत्र में काया पलट होगी। साल भर ये ऑल वेदर रोड बन जाएगा, जो श्रीनगर को करगिल और लद्दाख से जोड़ के रखेगा। न सिर्फ आम लोगों का फायदा होगा इस टनल के बनने से, जो माना जा रहा है कि अगले साल के अंत तक पूरी हो जाएगी, बल्कि जो लाखों सैनिक
हजारों सैनिक यहाँ सीमाओं पर, चाहे LAC पर हो या LOC पर तैनात हो, उनके लिए भी ये कहीं न कहीं संग-मील साबित होगी और उनके लिए भी साल भर किसी भी मौसम में सप्लाईज और आना जाना जो है मुमकिन बन जाएगा। जम्मू कश्मीर में इस वक्त तापमान -20 डिग्री तक गिर गया है। इसके बावजूद 1100 कर्मचारी जोजिला टनल का काम जोर शोर से कर रहे हैं। आज तक संवाददाता अशरफ वानी इस प्रोजेक्ट का मुआयना करने पहुंचे तो हमें चीन और पाकिस्तान को परेशान करने वाली ये तस्वीर। जोजिला टनल का जितना नाम अनोखा है, उतनी ही मुश्किल इसकी भौगोलिक स्थिति है। करगिल जिले में सोनमर्ग और द्रास कस्बे के बीच 11,575 फीट ऊंचाई पर यह टनल बन रही है। जोजिला सुरंग श्रीनगर करगिल लेह को जोड़ने वाली लाइफ लाइन साबित होगी। 14.15 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल 6,809 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है, जो एशिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। इस सुरंग के बनने के बाद -45 डिग्री में आना जाना आसान होगा। क्योंकि टनल खुल रहा है हमारे लिए, तो 12 महीना हमारा काम चलता रहेगा। नहीं तो हमारे 6 महीना हम गाड़ियां बंद करके, हर कोई के लिए, चाहे वो मुलाजिम हो चाहे वो कोई भी हो, तो उनके लिए परेशानी होती थी। तो अभी 12 महीने हमारे लिए टनल खुला रहेगा, तो हमें 12 महीना कोई भी इशू नहीं है, हर चीज़ हमारे लिए अवेलेबल मिलेगी। क्योंकि पहले 6 महीना हमारा रोड बंद होता था तो हमें दिक्कत आती थी, बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, पेशेंट्स की, सीरियस पेशेंट्स होते थे, उनके लिए भी बहुत दिक्कत होती। तो हमें ये टनल खुलने की वजह से बहुत फ़ायदा मिल रहा है। वाजपेयी सरकार में लेह से करगिल तक मार्ग बनाने पर मंथन शुरू हुआ और जोजिला दर्रे के बीच एक सुरंग बनाने का फैसला किया गया। साल 2016 इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस टनल के बन जाने से LAC से LOC तक भारतीय सेना की पहुंच हर मौसम में हो जाएगी। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। दुनिया के कई देशों में इस समय भारी बर्फबारी हो रही है। इसमें अमेरिका, कनाडा और जापान शामिल हैं। लेकिन अमेरिका में बर्फबारी मानो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। दुनिया की महाशक्ति इस समय सर्दी के सबसे भयानक बर्फीले तूफान का सामना कर रहा है। अमेरिका में अब तक 60 लोगों की इस कारण से मौत हो चुकी है। 2,500 के करीब फ्लाइट्स वहां पर कैंसिल करनी पड़ी है। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान की आवाज है ये, जो डरावनी है, खतरनाक है। अमेरिका में पिछले 100 साल के इस सबसे भयानक तूफान से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क और बफेलो शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां पर चारों तरफ बर्फ उड़ रही है। बर्फीली हवा से माहौल खतरनाक है। इस वीडियो बनाने वाले अमेरिकी पत्रकार ने कहा कि ये बर्फीला तूफान बेहद खतरनाक और जानलेवा है। This is extreme meteorologist Reed Timmer covering the dangerous Buffalo blizzard. This is from ground zero right now in downtown. बफेलो की तरह न्यूयॉर्क भी इस सदी के सबसे खतरनाक बर्फीले तूफान की चपेट में है, जहां पर बर्फीले तूफान की आवाज किसी के भी दिल में खौफ भर सकती है। न्यूयॉर्क के बफेलो शहर में मौसम अक्सर खराब रहता है, लेकिन इस बार हालात दूसरे हैं। बफेलो शहर में जो हो रहा है वो इतिहास में दर्ज हो रहा है, क्योंकि बफेलो शहर में लोग अपनी गाड़ी, घर और बर्फ के ढेर में मरे हुए पाए जा रहे हैं। अमेरिका के शहर में बर्फ में जमने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल है। अमेरिका में बर्फीला तूफान दुश्मन की तरह घात लगाकर हमला कर रहा है, जिसमें बचने के लिए किसी के पास वक्त ही नहीं मिल पाता। इसलिए कई गाड़ियां बर्फीले तूफान में फंस गई हैं और उसके अंदर लोग घंटों फंसे रहे और कई लोग मारे गए। ये देखिए, बफेलो शहर की सड़कों पर एसयूवी के टायर बर्फ में दब गए हैं। आम लोगों की गाड़ियां छोड़िए, बचाव और राहत दल की इमरजेंसी गाड़ियां तक बर्फीले तूफान आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही। अमेरिका में इस बर्फीली तबाही की शुरुआत
23 दिसंबर की शाम से हुई। पिछले शुक्रवार की शाम से बर्फबारी शुरू हुई और देखते ही देखते बफेलो एयरपोर्ट के पास 50 इंच मोटी बर्फ जमा हो गई। बफेलो में एसयूवी की ऊंचाई तक बर्फ पड़ रही है। इस बर्फीले तूफान न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जहां पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालात बिगड़ते देख अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यूयॉर्क इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया है। न्यूयॉर्क प्रशासन की सबसे बड़ी चुनौती बर्फ में दबी गाड़ियों में से शव निकालने की है। बर्फीले तूफान की चपेट। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।